हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडोरेशन टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं अमित और लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक न्यू वीडियो जिसका नाम है IMRE पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, IMRE की इसके पहले 2 वीडियो आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। ठीक है, आज आप इसका तीसरा वीडियो है। ठीक है, इस सब्जेक्ट का जो लेसन का नाम है दोस्तों वो है, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन। ठीक है, दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, इंस्टॉलेशन मतलब होता है स्थानांतरण, यानी कि आप किसी भी, चाहे आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है, उसका आप स्थापना करना है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, और मेंटेनेंस मतलब होता है उसकी मरम्मत। ठीक है, उसकी मरम्मत आपको करना है, उसका संरक्षण करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से किया जाएगा। दोनों चैप्टर दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए दोनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे एक में ही। चलिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन, वह कार्य जो किसी यंत्र अथवा तंत्र को संतोषजनक परिचालन अवस्था में रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, वह कार्य जो किसी यंत्र अथवा तंत्र को संतोषजनक परिचालन अवस्था में रखने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों। यंत्र है, मरम्मत है, तंत्र है और अनुरक्षण है। ठीक है, तो वो दोस्तों जो है संतोषजनक परिचालन में जो अवस्था में रखने के लिए अनुरक्षण करते हैं। ठीक है, अनुरक्षण होता रहेगा। ठीक है, तो आपका जो परिचालन है यंत्र का वो क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी यंत्र अथवा तंत्र के क्षतिग्रस्त अंगों का सुधार करना क्या कहलाता है। ठीक है, यानी कोई आपका मशीन है, ठीक है, अगर वो ख़राब हो गई है, ठीक है, तो उसका अंगों का सुधार करना क्या कहलाता है। ठीक है, मरम्मत, यंत्र, मशीन, अनुरक्षण। ठीक है, तो क्या कहलाती है दोस्तों, अनुरक्षण कहलाता है, सॉरी मरम्मत कहलाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह अनुरक्षण जो दोष के घटित हो जाने के बाद होता है कहलाता है। ठीक है, मतलब ऐसा अनुरक्षण, ठीक है, जो दोष के घटित हो जाने के बाद होता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो पहला है निवारण अनुरक्षण, निरोधी अनुरक्षण, भंजन अनुरक्षण और संशोधी अनुरक्षण। ठीक है, तो दोस्तों जो भंजन अनुरक्षण होता है, ठीक है, वो दोष जब हमारा हो जाता है उसके बाद हम इसको अपनाते हैं। ठीक है, तो कौन सा अनुरक्षण होता है, भंजन अनुरक्षण। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी दोस्तों क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह अनुरक्षण जो घटित हो जाने के बाद किया जाता है। ठीक है, तो पहला वाला है भंजन अनुरक्षण, निवारक अनुरक्षण, दोनों कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा निवारक अनुरक्षण है वो भंजन अनुरक्षण के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, दोनों सेम ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन भी दिया इसमें दोनों। ठीक है, तो दोनों होंगे। ठीक है, जो हमारे क्या है, अनुरक्षण के घटित हो जाने के बाद किए जाते हैं। इसी का दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह अनुरक्षण जो दोष घटित हो जाने से पहले किया जाता है। ठीक है, मतलब दोष घटने वाला होता ही है, ठीक है, उसके पहले अनुरक्षण कर लेते हैं। ठीक है, तो दोष घटित ही नहीं होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन पहला है निरोधी अनुरक्षण, नियोजित अनुरक्षण, समान अनुरक्षण। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है हमारा पहला है निरोधी अनुरक्षण, नियोजित अनुरक्षण। ठीक है, तो दोस्तों ये जो निरोधी अनुरक्षण है, ठीक है, और नियोजित अनुरक्षण जो है, ये दोनों पहले वाले एक दूसरे को सेम है, सिनोनिम से समझिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है पहला व दूसरा दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, पहला व दूसरा दोनों है कि जो घटित हो जाने के बाद क्या है, घटित होने से पहले इनको हम क्या करते हैं। इसी का दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह अनुरक्षण जो दोष को सुधारने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसा अनुरक्षण जो दोष को सुधारने के लिए किया जाता है। नियोजित अनुरक्षण, संशोधी अनुरक्षण, परागुक्तीय अनुरक्षण, निरोधी अनुरक्षण। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संशोधी अनुरक्षण। ठीक है, तो दोष को सुधारने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, संशोधी अनुरक्षण कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह अनुरक्षण जो प्रदोष को सुधारने के लिए प्रदोष की पूर्व सूचना अर्थात पूर्वानुमान के आधार पर होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, संशोधी अनुरक्षण, परागुक्तीय अनुरक्षण, सामयिक अनुरक्षण, तीनों सही हैं। ठीक है, तो दोस्तों परागुक्तीय अनुरक्षण जो होता है वो पूर्वानुमान के अनुसार किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दोस्तों समझिए, यदि आपकी कोई मशीन है, ठीक है, आपको पता है कि ये खराब होने वाली है, उसके पहले आप जो अनुरक्षण करेंगे उसे हम किस नाम से जानेंगे, परागुक्तीय अनुरक्षण। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुरक्षण सरल होता है। ठीक है, निरोधी अनुरक्षण, भंजन अनुरक्षण, केवल पहला, केवल दूसरा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से कौन सा अनुरक्षण सरल होता है। ठीक है, तो दोस्तों केवल पहला। ठीक है, यानी निरोधी अनुरक्षण जो होता है ये सरल होता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों दोष हमारा जो है घटित ही नहीं हुआ, उसके पहले हम अनुरक्षण कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये वही अनुरक्षण हमारा क्या होगा, सरल होगा। और निरोधी अनुरक्षण क्या होता है, हमारा दोष घटित होने से पहले किया जाता है। इसी के बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुरक्षक में समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, नियोजित अनुरक्षण, निरोधी अनुरक्षण, भंजन अनुरक्षण और ये। तो दोस्तों भंजन अनुरक्षण में समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि दोष घटित हो गया है, अब दोष को अच्छा करने में, ठीक है, तो टाइम आपको क्या लगेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या होगा, सही होगा।
इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खम्भ खड़ा करने की एक विधि है। दोस्तों खम्भ खड़ा करने का मतलब ये है वही खम्भा, ठीक है, खड़ा करने की एक विधि है, ठीक है। तो डेडमैन विधि, डेरिक खम्भ विधि, दोनों कोई नहीं, ठीक है। तो दोनों दोस्तों खम्भ खड़ा करने की विधि है, ठीक है, डेरिक विधि और डेड विधि भी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दोनों दिया है तीसरा, तो तीसरा हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, झोल तथा सेक को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। झोल तथा सेक को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। चालक का भार, बर्फ का भार, वायु का दाब, ठीक है, आलम्बों के बीच की दूरी, चारों सही है, ठीक है। तो दोस्तों चारों बातें हैं, ठीक है, जो सेक को यानी झोल को बढ़ाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 5 हमारा क्या होगा, सही होगा। झोल तथा सेग निकालने का सही सूत्र है, ठीक है। झोल तथा सेग निकालने का सही सूत्र क्या है, ठीक है। तो S बराबर WL² / 80t², S बराबर 80, S बराबर 80² / t, S बराबर WL² / 80, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। झोल तथा सेग निकालने का सूत्र आप लोग TDP में भी पढ़ चुके होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सिरोपरी लाइन की सुरक्षात्मक युक्ति के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। मतलब इसमें ऐसी कौन सी युक्ति है जो हम ट्रांसमिशन लाइन की सुरक्षात्मक युक्ति नहीं मानते हैं, ठीक है। तो पहला है फ्यूज, लगता ही है, ठीक है। बिलगन स्विच का मतलब आइसोलेटर, लगता ही है, ठीक है। तड़ित निरोधक मतलब जो है हमारा वो क्या बोलते हैं, लाइटिंग अरेस्टर, लगता ही है, ठीक है। ताम्र रक्षित, ये कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। हम पहली बार हम खुद ही सुन रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनर आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए रखा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या होगा, सही होगा, ये नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत रोधकों के निकट लगाई जाती है, ठीक है। मतलब ऐसी कौन सी युक्ति है, ठीक है, जो दोस्तों हम विद्युत रोधकों के एकदम निकट लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा बी गार्ड्स है, गार्ड वायर है, कंपन विस्थापक और गूसलेट। तो दोस्तों जो हमारा कंपन विस्थापक है, ठीक है, इसको हम कहाँ लगाते हैं, इंसुलेटर के एकदम बगल में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि जो हमारा दोस्तों आंधी तूफान चले, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप लोग समझना चाहें, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ये हमारा एक टावर है, ठीक है। इंसुलेटर हमारा जो कहाँ पे है, ये है हमारे विद्युत रोधक यहाँ पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग इस तरह के जो देखे होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको दिखाई देगा होगा, यही है दोस्तों कंपन, जो हम कंपन को रोकने के लिए इसको कंपन विस्थापक क्या करते हैं, लगाते हैं। ताकि दोस्तों यदि हमारे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की करंट जा रही है, ठीक है, या हमारे आंधी तूफान चल रहे हैं बहुत तेज चक्रवात के साथ, जो हमारा कंडक्टर है वो क्या होगा, कंपन करेगा। तो कंपन ना करे, ठीक है, क्योंकि अगर कंपन करेगा दोस्तों, यदि दोस्तों हमारा ये कंपन करेगा तो हमारा इंसुलेटर यानी जो यहाँ पे विद्युत रोधक लगे गए हैं, ठीक है, यहीं से सबसे पहले टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ से टूटने का मतलब यहाँ पे ज़्यादा कंपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा कंपन होगा तो टूट जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, कंपन विस्थापक लगाते हैं, ताकि हमारा जो ये हिले डोले ना, ठीक है, और हमारा टूटने से कंडक्टर क्या हो जाए, बच जाए। तो दोस्तों इसीलिए उसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, कंपन विस्थापक, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, उच्च वोल्टता में प्रदूषित क्षेत्र में किस प्रकार के विद्युत रोधकों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उच्च वोल्टता में प्रदूषित क्षेत्र में किस प्रकार के विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाएगा, पोर्सलिन, कांच निर्मित विद्युत रोधक, कार्बन निर्मित विद्युत रोधक, कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, वो कांच निर्मित विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाएगा। कहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण हो। दोस्तों कांच का क्यों किया जाएगा, कांच का इसलिए किया जाएगा, वहाँ पे प्रदूषण इतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो कांच करेगा तो उस पर धूल कल जो है बहुत कम जो है उस पर बैठेंगे, और यदि थोड़ी सी भी हम बौछार पानी की मार देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम जगह देखे होंगे आप शहरों में या हर नगरों में, ठीक है, या गाँव में, ठीक है, तो वहाँ पे किस प्रकार का इंसुलेटर का प्रयोग मैक्सिमम होता है, पोर्सलिन वाले, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रदूषण की जगह हम कौन सा इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे, विद्युत रोधक का, कांच निर्मित, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। इसी पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत रोधकों का कितने वर्ष बाद, सॉरी दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन है, सही करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत रोधकों का अनुरक्षण है दोस्तों, यही छूट रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत रोधकों का अनुरक्षण कितने वर्ष बाद कर लिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन है इसमें 20 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष और 14 वर्ष, ठीक है। तो ग्रामीण में दोस्तों 20 वर्ष बाद कर लिया जाता है, और औद्योगिक क्षेत्रों में कितने वर्ष, 12 वर्ष बाद कर लिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन वही है, औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत रोधकों का अनुरक्षण कितने वर्ष बाद कर लिया जाता है दोस्तों, तो 12 वर्ष बाद क्या कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। मतलब एक बार इंसुलेटर यदि विद्युत इंसुलेटर यदि लग गया है, ठीक है, और हमारा जो है विद्युत रोधक यदि एक बार लग गया है, ठीक है, तो वो 12 वर्ष बाद उसको हम क्या करेंगे, उसकी अनुरक्षण करेंगे, ठीक है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, भारत में विद्युत रोधकों पर लगी धूल को साफ किया जाता है, ठीक है। तो सप्लाई बंद करके, ब्रश के द्वारा, मुलायम कपड़े द्वारा, पहला व दूसरा व तीसरा, ठीक है। तो तीनों प्रकार से हम क्या करेंगे, विद्युत रोधकों को साफ करेंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है विद्युत रोधकों का अधिकतम जीवन काल लगभग, विद्युत रोधकों का अधिकतम जीवन काल लगभग कितने वर्ष का होता है, ठीक है। तो 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष, ठीक है। तो दोस्तों जो अधिकतम जीवन काल होता है विद्युत रोधकों का वो कितने वर्ष का होता है, 50 वर्ष का होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है लकड़ी के खंभों का अधिकतम जीवन काल कितने वर्ष का होता है, ठीक है। तो दोस्तों लकड़ी के खंभों का अधिकतम जीवन काल होता है हमारा 40 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, सही होगा। ये दोस्तों रटने वाले क्वेश्चन है, डाटा सीधा आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई नई ट्रिक नहीं अपनाना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है लकड़ी के खंभों का परीक्षण कितने वर्ष बाद जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष, ठीक है। तो दोस्तों 10 वर्ष बाद जो है लकड़ी का परीक्षण जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो नीचे दीमक लग जाती है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, उससे हमारे क्या होते हैं कंडक्टर गिरने के चांस बढ़ जाते हैं और इससे हमारा पैसा भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए 10 वर्ष बाद जरूर क्या कर लेना चाहिए लकड़ी वाले खंभों का। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है लकड़ी के खंभों को दीमक या कीड़ा से बचाने के लिए इस प्रकार का लेप लगाया जाता है, ठीक है। तो पहला क्रियोसोट तेल, जिंक क्लोराइड तथा मरकरी बाइक्लोराइड का लेप, या दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो दोनों का लेप लगाते हैं, ठीक है। क्रियोसोट तेल का भी और जिंक क्लोराइड तथा मरकरी बाइक्लोराइड का भी लेप लगाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर दोनों दिया है, तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, दोनों। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन, इस्पात खंभ अनुरक्षण के लिए कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। इस्पात खंभ अनुरक्षण के लिए कौन सा विकल्प सही है। औद्योगिक क्षेत्र में 7 से 12 वर्ष बाद अनुरक्षण, ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 वर्ष बाद अनुरक्षण, ठीक है। तीसरा वाला है केवल पहला सही है और चौथा वाला है पहला व दूसरा सही है, ठीक है। तो दोनों सही है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देखिए दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र में हम अनुरक्षण बहुत जल्दी समय में क्यों करने लगते हैं, ठीक है। और यानी कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ बहुत देर बाद करते हैं दोस्तों, ऐसा क्या रीज़न है। ऐसा दोस्तों इसलिए रीज़न है, आप समझिएगा। ऐसा रीज़न इसलिए क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारे धूलकण, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं, ठीक है। धुआं और गैसें बहुत सी निकलती रहती हैं, ठीक है। इससे जो हमारा प्रदूषण की वजह से जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में जो हमारे पोल लगे होते हैं इस्पात के, ठीक है, या हमारे जो इंसुलेटर होते हैं विद्युत रोधक, ठीक है, उनका अनुरक्षण करना उचित बहुत जल्दी करना पड़ता है। लेकिन जो दोस्तों ग्रामीण वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अच्छी हवाएं होती हैं, उतनी ज़्यादा धूलकण नहीं होते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है गाँव में, ठीक है, शहरों की तुलना में। तो इसलिए वहाँ पे जो है हम बहुत देर बाद अगर अनुरक्षण करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप जब भी ग्रामीण वाला डाटा देखेंगे तो ज़्यादा ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देख लीजिए, औद्योगिक क्षेत्र में 7 से 12 वर्ष बाद अनुरक्षण और ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20। तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा है। मेन रीजन उसका क्या है, प्रदूषण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर का क्वेश्चन, यदि भूचालक तांबे का है तो उसकी माप से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों यदि अर्थिंग की गई है, ठीक है, और जो अर्थिंग वाला कंडक्टर ज़मीन में गया है, ठीक है, यदि वो किसका है, तांबे का है, ठीक है, तो दोस्तों उसकी माप कितनी मोटा होना चाहिए वो, ठीक है। तो उसका दिया गया 16 वर्ग मिलीमीटर, 25 वर्ग मिलीमीटर, 16 वर्ग स्क्वायर मिलीमीटर, 17 वर्ग क्या दोस्तों दिया गया है 17 वर्ग मिलीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा 16 वर्ग मिलीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, ठीक है। यानी कि तांबे का यदि है अर्थिंग की गई है, ठीक है, और जो भूचालक है वो तांबे का है, ठीक है, तो 16 वर्ग मीटर क्या होना चाहिए, उसका एरिया रहना चाहिए। तो दोस्तों इसका मतलब दोस्तों क्या है कि 16 वर्ग मीटर कहने का मतलब क्या है, चलिए अभी आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि भूचालक लोहे तथा जस्तीकृत इस्पात का है, यदि भूचालक लोहे तथा जस्तीकृत इस्पात का है तो उसकी माप से कम नहीं होनी चाहिए। तो 25 मिलीमीटर, 16 वर्ग मिलीमीटर, 17 वर्ग मिलीमीटर, 24 वर्ग मिलीमीटर। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा क्या होगा, 25 वर्ग मिलीमीटर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जस्तीकृत इस्पात था, ठीक है, तो 25 है, और वहाँ पे आपका क्या था, तांबा था, तो वहाँ पे कितना था, 16 था। दोस्तों ये कम ज़्यादा का रेशियो क्यों है दोस्तों, कम ज़्यादा का रेशियो इसलिए है, आइए समझते हैं। दोस्तों देखिए जस्तीकृत लोहा है, तो लोहा का आपको पता है लोहा कंडक्टिंग जो गुण होता है वो क्या होता है, तांबे से कम होता है। तो इसका मतलब इसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप पढ़े हैं जे डाली परमाणु टू क्या होता है ए, ठीक है, सॉरी जे डाली परमाणु टू आप ऐसे पढ़े होंगे, जे बराबर क्या होता है आई अपान ए होता है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप धारा घनत्व को अगर कांस्टेंट मान लो तो आई डाली परमाणु टू क्या होता है ए, यानी कि यदि आपको करंट का मान बढ़ रहा है तो एरिया का मान क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लीजिए दोस्तों यदि आपकी करंट ज़्यादा आ रही है, ठीक है, और उसको अर्थ में जाना है, ठीक है, तो चूंकि जस्तीकृत आयरन है, ठीक है, लोहा है, तो उसका तो
उसमें करंट वो तो क्या है उसका क्या बोलते हैं प्रतिरोध की मात्रा ज़्यादा है, रेजिस्टेंस उसका हाई है, ठीक है, तो उसमें तो उतनी करंट जा नहीं पाएगी। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, उसका एरिया क्या करेंगे, बढ़ा देंगे रॉड का। तो रॉड का जब बढ़ा देंगे तो उसमें से ज़्यादा करंट आ रही तब भी से आसानी से जा सकती। लेकिन दोस्तों जो हमारा तांबा होता है वो कंडक्टरिक गुण उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी उसका रेजिस्टेंस का गुण क्या होता है, इसके आयरन की तुलना में कम होता है। तो इसलिए अगर उसको हम पतला रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, यदि ज़्यादा करंट आती है धड़ाके से तब भी वो क्या हो जाएगी, पृथ्वी में जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसका क्या है, रेजिस्टेंस कम होता है और उसकी कंडक्टरिक गुण जो होता है क्या होता है, हाई होता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे कम ज़्यादा का रेशियो है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको टोटल 25 क्वेश्चन IMRE सब्जेक्ट के करा दिए। टोटल 3 वीडियो आपके हो गए। ऐसे ही 25 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको कराते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि जैसा अगला वीडियो है सबसे पहले वो उनके स्क्रीन तक पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।